नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनुप उपाध्याय। दोस्तों, आईएएस और स्टेट पीएससी या स्टेट पीसीएस के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन आ रहा है, इसका आप लाभ उठा रहे होंगे। अभी तक हमने भूगोल के कुछ प्रश्नों पर बात किया, इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ प्रश्नों पे बात किया, पॉलिटी के कुछ प्रश्नों पे बात किया। आज हम गवर्नेंस यानी कि जीएस पेपर 2, जिसे हिंदी में शासन कहते हैं, उसके एक प्रश्न को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। और यह सेशन जो है वो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में जो क्लासेस चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसका सैटरडे को जो एग्ज़ाम होता है, जो टेस्ट होता है, मेंस ओरिएंटेड, उसी के आधार पर हम क्लास में टेस्ट लेते हैं। क्लास में टेस्ट लेने के बाद उसके आंसर को यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। तो जुड़ जाइए। कहाँ से जुड़े हैं आप, कमेंट में ये भी बताते चलिए, जिससे ये समझ में आए कि इस चैनल की रीच कहाँ तक पहुँच रही है। अगर पहले से आपने कहीं भी क्लासेस कर रखी है तो आप हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम आप आईएएस या पीसीएस 2025, 26, 27 जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए जो है यह सेशन बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। आज हम गवर्नेंस पे बात करेंगे। डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन है और एक प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है इस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हमें और इसमें क्या बेहतर करना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, पहले ही इस प्रश्न के माध्यम से इसने समझाया है कि बहुत बड़ा नहीं लिखना है। क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किसके ऊपर? शासन व्यवस्था। चूंकि जैसा कि हमने बात किया है कि कभी भी अगर आप मुख्य परीक्षा के किसी भी उत्तर को लिखिए तो अपने दिमाग में एक रोड मैप तैयार कर लीजिए और उस दिमाग में जो रोड मैप आप तैयार करेंगे उसमें उत्तर को आप 3 भागों में जो है विभाजित करेंगे। सबसे पहला भाग है, हमने कहा था कि इंट्रो यानी कि परिचय का भाग है। दूसरा जो भाग है उसको हमने कहा था ये बॉडी है, यानी कि ये मुख्य भाग है। यहाँ आप उस उत्तर से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं उसको आप लिखेंगे। और तीसरा भाग जो है इसको हम कंक्लूजन कहेंगे, यानी कि निष्कर्ष, जिसमें कि आप अपनी राय दे सकते हैं या उत्तर के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से आप अपने उत्तर को जो है कंक्लूड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न था, जिस प्रश्न पर हमें चर्चा करनी थी, प्रश्न था कि शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट गवर्नेंस या ऑन गवर्नेंस। तो चलिए थोड़ा सा इस उत्तर को लिखने से पहले हम लोग गवर्नेंस पे हल्का सा चर्चा कर लें कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नेंस कभी पढ़ा नहीं होगा, उनके लिए भी गवर्नेंस जो है वो बहुत हार्ड ना। गवर्नेंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक रिपोर्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। शासन और विकास करके एक रिपोर्ट है 1992 का, वर्ल्ड बैंक का, शासन एवं विकास के नाम से ये रिपोर्ट है। ठीक, इस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा। जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहां अगर इसको मेंशन कर देंगे तो आंसर में और भी आपके वजन आ जाएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, नाम मैंने कहा शासन एवं विकास यानी कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो बैंक ने जो है वो ये कहा कि शासन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकास के लिए किसी देश के अंतर जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम वैध तरीके से या वैध शक्ति से जो है हम प्रयोग करें। ठीक है ना? आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो शब्द कहा, मैंने कहा कि शासन किसके लिए करेगा? संसाधनों का प्रयोग जो है वो विकास के लिए करेगा। मैंने कहीं भी समृद्धि के बारे में बात नहीं की, मैंने कहीं भी ग्रोथ के बारे में बात नहीं की है। ठीक है ना? मैंने कहा है डेवलपमेंट के बारे में, है ना? तो शासन और विकास नाम ही है, यानी कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि विकास होगा लेकिन समृद्धि या वृद्धि जो है वो नहीं होगी। ठीक, तो आप इस टॉपिक के इंट्रो में ये बात कहते हुए कर सकते हैं कि विश्व बैंक ने 1992 की अपनी एक रिपोर्ट, जिसका नाम था शासन एवं विकास, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसमें इस बात पर कहा है कि शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से किसी देश के अंतर्गत या किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का जो है वो ऐसा उपयोग किया जाए, वैध शक्ति के रूप में उपयोग किया जाए, जिससे कि उस देश में जो है वो विकास हो सके। लेकिन
आपको दिमाग में ये बात रखना है कि ये विकास की बात हुई है, समृद्धि या वृद्धि की बात नहीं। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर गवर्नेंस के बारे में बात करें, शासन के बारे में अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि शासन आमतौर पे अच्छा चलाया किसके द्वारा जा रहा है? तो हम जानते हैं कि शासन जो है वो हमारे देश में जो भी राजनीतिक लोग हैं, है ना? यानी कि शासन को चलाएगा कौन? तो शासन को चलाएगा जो भी राजनीतिक व्यक्ति है। थोड़ा-सा मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नेंस हो सकता है कि पढ़ा ना हो या हो सकता है पढ़ा हो, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक? तो शासन को कौन चला रहा है? तो आमतौर पे बोलेंगे कि शासन को चलाने वाले राजनीतिक नेता हैं, जो कि शासन को चला रहे हैं। और ये राजनीतिक नेता क्या करते हैं? शासन को जब चलाते हैं तो क्या करते हैं? देश के जो भी नागरिक हैं, उन नागरिक के भलाई के लिए ये योजना बनाते हैं, है ना? शा नागरिकों के भलाई के लिए यानी कि वेलफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और योजना जब बना रहे हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के कुछ क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास शक्ति है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, है ना? तो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सार्वजनिक नीतियां को बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए, जिससे कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। आप ये बातें कह सकते हैं, ठीक है ना? इंट्रो में क्या कह सकते हैं? इंट्रो में आप ये बातों को कह सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं अपनी बात को कि विश्व बैंक के अनुसार या विश्व बैंक के शासन और विकास डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के दस्तावेज के अनुसार शासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा विकास के लिए किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का वैध शक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। शासन आमतौर पर राजनीतिक नेताओं के द्वारा अपने देश के नागरिकों के वेलफेयर के लिए यानी कि भलाई के लिए शक्ति या अधिकारों का प्रयोग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के कुछ लोगों के पास शक्ति होती है, वो शक्ति का प्रयोग करते हैं और सार्वजनिक नीतियां बनाते भी हैं, लागू भी करते हैं, जिससे कि सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित में क्या होगा? वेलफेयर की बात कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसे करके आप इंट्रो का पार्ट दे सकते हैं। अब इंट्रो के पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट हमारे पास आ रहा है वो हम क्या कह सकते हैं? बॉडी है। वो क्या है? मुख्य भाग है। इस मुख्य भाग के बारे में आपको बात करना है। जब हम शासन के बारे में हम बात करते हैं तो शासन को हम या गवर्नेंस को अगर हम बात करें तो गवर्नेंस को हम क्या कर सकते हैं? गवर्नेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इस पर भी हमने चर्चा किया है कि शासन या गवर्नेंस को हम क्या कर सकते हैं? तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो कौन सा है? तो सबसे पहला भाग जो है वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा भाग है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो भी आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं, इन पब्लिक सेक्टर्स में जो है आप इनको जोड़ सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप अपने कॉपी में जो है वो डायग्राम को अगर यूज कर रहे हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हैं, तो इससे आपको जो है बातें जो है वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य के अभिनेता हैं यानी कि जो एक्टर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो आएंगे। और दूसरा जो भी संस्थान है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन को आप कहाँ लाएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है लाकर बताएंगे कि भैया ये सब होते हैं। चलिए, अब दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं, सार्वजनिक तो हमने कह ही दिया। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इस प्राइवेट सेक्टर को भी अगर हम कहें तो ये प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो इसका पार्ट है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स में कौन आएगा? तो जो भी आपकी कंपनीज हैं, है ना, इन कंपनीज को आप रख सकते हैं, या जो भी आपके हाउस होल्ड्स हैं उनको भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरा जो है इसको हम क्या कहेंगे? नागरिक समाज, या आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी। बात समझ में आ रही है ना? नागरिक समाज और सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी के अंदर कौन कौन से होंगे? तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो यूनियन है, जो आपके जातीय या धार्मिक जो भी संगठन है जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, इनको भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शासन में ये तीनों लोग जो है, ये तीनों जो पार्ट है वो मिला हुआ है। अब थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के अगर आप गवर्नेंस को, बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बार बार ये संक्षिप्त की बात कर रहा है ये प्रश्न ही, तो आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बना सकते हैं कि गवर्नेंस में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो आप ऐसे चार्ट बना लीजिएगा और चार्ट बना के यहाँ लिख दीजिएगा गवर्नेंस या शासन,
जो भी आपका मीडियम है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। बताइए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? पहला पार्ट है गुड गवर्नेंस। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका हो गया क्या? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। बढ़िया बात है भैया। चौथा पार्ट जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका ई गवर्नेंस। पांचवा जो पार्ट है इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका? ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है ना। और छठवां जो पार्ट है इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है आपका? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, है ना। तो इस प्रकार से आप गवर्नेंस को क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से गवर्नेंस को आप 6 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो क्या है दोस्त? पहला है गुड गवर्नेंस, दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा है एनवायरमेंट गवर्नेंस, चौथा है आपका ई गवर्नेंस, पांचवा है आपका ग्लोबल गवर्नेंस और छठवां जो है वो है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब किसी भी शासन को जब चलाया जा रहा है तो शासन को चलाने के लिए कुछ आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पहलू होते हैं। कौन कौन से पहलू होते हैं तो उसके बारे में भी आप हेडिंग लिख सकते हैं मुख्य भाग में। इसी में लिख सकते हैं शासन को चलाने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू। अब कौन कौन से पहलू हैं तो मैं नंबरिंग कर करके इसके बारे में बात करके डिस्कस कर लेता हूं। तो शासन को चलाने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक है वो क्या है? निर्णय लेना। क्या आवश्यक है? निर्णय लेना, जिसको कि हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि निर्णय ले कौन रहा है। तो जो शासन में जो निर्णय लेगा, ठीक है ना, और उसको लागू कर रहा जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो लीड कौन कर रहा है, यानी कि अभिनेता कौन है, एक्टर कौन है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दूसरा आप क्या कहेंगे? एक्टर या अभिनेता। यानी कि सरकार में जैसे कि कौन लीड कर रहा है। अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम कहेंगे कि योगी जी, और केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर बात करेंगे तो हम कहेंगे मोदी जी। क्यों? क्योंकि शासन में सरकार का जो सबसे प्रभावशाली लोग है या किसी संगठन का जो सबसे प्रभावशाली लोग है वही जो है वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। एक्टर मतलब क्या? वन हु एक्ट, जो अपना अभिनय कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा है आपका संरचना। और संरचना का मतलब अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी पूरी आकृति कैसी है शासन की। अच्छा, शासन की आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की हो सकती है। एक है भैया आपकी फॉर्मल और दूसरी है आपकी इनफॉर्मल। यानी कि पहला हो गया आपका औपचारिक। क्या हो गया मेरे दोस्त? औपचारिक। और दूसरा जो है वो क्या हो गया? अनौपचारिक। क्या हो गया? अनौपचारिक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हैं भैया औपचारिक भी है अनौपचारिक भी है, ठीक है। तो शासन में औपचारिक, ठीक, यानी कि जो एक्टिव रूप से, अनौपचारिक जो कि पर्दे के पीछे से छुप के काम कर रहे हैं, वो सभी निर्णय लेने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि भैया शासन की अपनी सीमाएं हैं, है ना। यानी कि शासन की भी जो है वो क्या है? आपकी अपनी बाउंड्रीज है, चाहे कोई भी शासन हो। हमने कितने प्रकार के शासन के बारे में बात किया? चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का शासन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे नागरिक समाज का हो, कोई भी जो है उसके 3 पार्ट जो है वो डिवाइड है। तो आप कह सकते हैं कि भैया चौथा है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब शासन का जो स्वीकार्य आचरण, जो प्रथा है, उसकी एक सीमाएं निर्धारित है, उसके बाद वो नहीं जा सकता है। पांचवा जो है वो क्या लिख सकते हैं? संसाधन, यानी कि रिसोर्सेस, प्रबंधन। तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये भी इसका पार्ट है। यानी कि जो भी आपके पास संसाधन है उस संसाधनों को किस प्रकार से जो है प्रबंधित किया जाए, किस प्रकार से आवंटित किया जाए, ये बहुत जरूरी है। और छठवां जो पार्ट है वो क्या है आपका? दिशा, यानी कि डायरेक्शन। यानी कि बेहतर शासन कैसे चल सकता है? बेहतर शासन, उसकी सीमाओं का जानकारी हो, संसाधन का प्रबंधन हो, दिशा हो, इसके अलावा निर्णय लेना हो, अभिनेता हो, संरचना हो, इन सारी चीजों को अगर हम लागू कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं कि शासन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। लेकिन इसके अलावा ये देखिए, आप बड़े ध्यान रखिए, पहले जब मैंने इंट्रो की बात की तो इंट्रो में मैंने शासन के बारे में जब बात की तो मैंने क्या कहा? शासन के बारे में बताया कि शासन विकास, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 1992, ठीक है। विकास और समृद्धि के बारे में बताया कि राजनीतिक लोग या जो मजबूत शक्तिशाली लोग होते हैं वही देश के नागरिकों की भलाई के लिए जो है वो क्या करते हैं? कोई भी निर्णय लेते हैं,
ठीक, उसके बाद हमने मुख्य भाग में बात किया कि शासन कितने भाग में है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने देखा शासन को हम 6 पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा, गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, ये हमने बात करने के बाद शासन को चलाने के लिए कुछ पहलू या महत्वपूर्ण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला निर्णय लेना, अभिनेता, संरचना, इसके अलावा सीमाएं, संसाधन प्रबंधन और दिशा के बारे में हमने बात की। अब आ गया क्या भैया, अब आ गया कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि सरकार के कुछ बुनियादी रूप जो हैं वो किसी को शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो आवश्यक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए पहला। दूसरा अगर हम बात करेंगे, आप बताएंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है कि आपके द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति जो है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात की, तीसरा संवैधानिक राजतंत्र, है ना। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान जो है वो क्या है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिनायकवादी, है ना, ये चीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा कुलीन तंत्र, ठीक, इसके अलावा टेक्नोक्रेसी होना चाहिए, टेक्नोक्रेसी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे तानाशाही और पूर्ण राजतंत्र, ठीक है। तो सम बेसिक अगर हम बात करें तो सम बेसिक फॉर्म्स जो है वो किसका, गवर्नमेंट्स का होना चाहिए, बुनियादी होना चाहिए। इस चीज को करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उत्तर को अपना कंक्लूड कर सकते हैं शासन के बारे में। बताइए कैसा लगा, जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और रोज रात को 8 बजे एक प्रश्न में हम आपके साथ चर्चा करते हैं। इसके पहले भी कई सारे प्रश्नों पर चर्चा किया है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन से जुड़ने के लिए आप ऑफिस के इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लाभ उठाइए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।